दोस्तों, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बाड़े में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बाड़े में। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। भारतीय जनता पार्टी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लार साहब, इस नारे के साथ में एक नारा इस देश वाले लोगों सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब चलेंगे, जब आपने लगाना है, खासतौर पर युवा साथी, इस शिक्षा को सबका है अधिकार, बंद करो उसका व्यापार। ये आपको नारा लगाना जब आप चलेंगे। अगर शिक्षा का सबको है अधिकार, बंद करो अपना ये व्यापार, लीक करने का बंद करो व्यापार। बेसिकली इसमें ये जोड़ सकते हैं आप। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज इस देश और प्रदेश की किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितना अविश्वास समाज के अंदर व्याप्त हो चुका है और किस तरह की मायूसी आम आदमी के चेहरे में देखी जा रही है। आज यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ते हुए लीक पेपर की हर साल की घटनाएं, और मैं समझता हूं सबसे जो अहम है वो है नशे की आदत। हमें अफसोस है इस बात का कि इस नशे ने, जब पंजाब को हमसे बड़ा भाई था, हमसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है उसकी, हमसे ज्यादा सामर्थ्य थे वो लोग, लेकिन आज 40 से 45% वहां के नौजवान बच्चे इस नशे की चपेट में आकर के और उस पंजाब को उड़ते पंजाब के नाम से जाना जाने लगा। वही हालात धीरे धीरे करके हमारे क्षेत्र में पहुंच रही है, हरियाणा प्रदेश में आ रही है। ये सभी माँ बाप का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का कर्तव्य बनता है कि इस बात की अनदेखी ना करें, क्योंकि एक ज्वलंत नहीं, दो ज्वलंत उदाहरण आपके यहाँ के हैं। एक तो अभी कायमपुरा गांव, उसमें घर के अंदर एक जवान बच्चे ने नशे की लत के अंदर अपनी मां का कत्ल कर दिया और फिर खुद गिर के कुएं में आत्महत्या कर दी। इसी तरह का एक भिवानी का है, जहां एक नौजवान ने अपने पिताजी का कत्ल कर दिया नशे की लत के अंदर। ये छोटी घटना नहीं है। आपने रिश्तों को कत्ल कर दिया, आप रिश्तों को तार कर दिया। इसलिए आज तुम्हारे सामने समस्याएं एक नहीं अनेक है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इन 75 साल देश की आजादी में अनेकों सरकारें आई और चली गई, नेता बदलते रहे, कुर्सियां बदलती रही, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार नजर लगा के देखना, या कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नेता बन पाया जिस आदमी ने पूरी दुनिया की मंदी में हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को ऊंचा उठाया। और अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, ये वाक्य में अर्थशास्त्री है, मैं इनको अपना गुरु मानता हूं, और उन्होंने इस बात की सराहना की। वो दूसरा आदमी कोई नहीं होता। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली इंदिरा जी, जिसने अपने जीवन के अंदर अमेरिका की नाराजगी और उसके खिलाफ जाकर के पाकिस्तान को वो सबक सिखाया। जब पाकिस्तान के दो टुकड़े होते थे, एक पूर्व और एक पश्चिम पाकिस्तान, जब पूर्व पाकिस्तान को इन्होंने तोड़ करके अलग से शांति सेना भेज करके और बांग्लादेश नाम का एक देश बनाया, उस टाइम अमेरिका कहता था कि अगर आपने इंदिरा जी कोई भी एक्शन लिया तो हम आपके यहाँ 7वां बेड़ा भेज देंगे। लेकिन वो महान नेता, वो आयरन लेडी, उसने कहा कि मैं किसी बेड़े की चिंता नहीं करती, आप जो चाहे कर ले, लेकिन मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को कहना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तानी हुक्मरानों, या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया का नक्शा पलट जाएगा। और एक बांग्लादेश नाम का नया देश बना करके दुनिया का नक्शा पलट करके दिखाया। एक तो वो नेता थी। तीसरा नेता वो राजीव जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी। वो इंदिरा जी जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, वो राजीव जी 20वीं सदी में रह के 21वीं सदी का स्वप्न देखते थे। उन्होंने स्वप्न नहीं छोड़ा, उन्होंने सच्चाई साबित करने के लिए कंप्यूटर की क्रांति दी, और उसी क्रांति का
आज आपके सामने परिणाम है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भी ये बात कहता है कि अगर अकेला किसी का वर्चस्व आईटी सेक्टर के अंदर है तो वो सिर्फ हिंदुस्तानियों का है। ये श्रेय सिर्फ राजीव गांधी जी का जाता है। दोस्तों, लेकिन आज की तारीख में क्या है? क्या आपने ऐसे ही दिनों की बात सोची थी कि जहां हाथ को काम नहीं, पेट को रोटी नहीं, किसान चिंता से ग्रस्त है क्योंकि उसकी फसल के भाव नहीं, मजदूर चिंता से ग्रस्त है क्योंकि उसकी मजदूरी नहीं, नौजवान चिंता से ग्रस्त है कि उसके लिए रोजगार नहीं, और भाई भूखे को रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले रोटी और रोजगार चाहिए। इस सरकार ने झूठे खुले के लेकर के हर आदमी के लिए कहा कि आपको नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज नौकरी हर साल देंगे। लेकिन आज हुआ क्या? आज बेरोजगारी सब चढ़ के बोल रही है। क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए आपने इस बात की सोच रखी थी कि हम अच्छे दिनों की बात करेंगे? अरे अच्छे दिनों की बात करने वाले लोगों, अगर आप किसी को समझते हो तो उनको समझो जिन लोग अपनी लड़ाई लड़ी है, और वो एक ही नेता है जो इस बात की लड़ाई पहले दिन से आज भी लड़ रहा है, जो गांधीवादी विचारधारा का है, जिसके परिवार में एक भी 2-2 नेताओं ने इस देश के लिए शहादत दी है, वो उसका नाम है राहुल गांधी। पहले दिन उस आदमी ने एक बात कही, जब ये नोटबंदी का काम शुरू हुआ था, उन्होंने कहा थे सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी, इससे पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, जो अब आपके सामने हुई। उसके बाद कहा ये जीएसटी हमने शुरू की, लेकिन रूप दूसरा था। जिस रूप से इन्होंने जीएसटी लागू की है वो आपको नीचे बैठा देगी, और उसका रूप आपके सामने है। वही आदमी था जिसने कहा था ये कोरोना, ये कोविड एक महामारी है। इस सरकार को आगाह किया था कि अब मेरे भाइयों वक्त से पहले चेत जाओ, वरना इस महामारी का मुकाबला आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत से भाइयों ने पार्लियामेंट में उनका मजाक उड़ाया कि पहले सुनिए राहुल जी अपने मामों के यहाँ से आया क्योंकि वो इटली से आए थे। अरे दोस्तों, उसके बाद आज फिर जब किसानों की बात आती है, 3 काले कानून लेके आई है सरकार। 13 महीने तक वो लोग भूखे प्यासे बैठे रहे, 700 लोगों ने, किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के सरकार ने मजबूर होकर के और फिर उसको 3 काले कानून को वापस लिया। और अब आगे सोचिए कि नौजवान बच्चे के भविष्य से कैसे खिलवाड़ करते हैं। ये पहली बार नीट का पेपर आउट नहीं हुआ, 6 बार ऐसा हो चुका है। जो एनटीए जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसे पूछ के बताइए आप कि आपने ऐसा किया तो किया क्यों? जिम्मेवारी इसका कौन है? जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हर रोज एक नया सोपन दिखाते हैं और लोगों को कहते हैं मेलोडी खा लो, तुम तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। मेलोडी खाने से काम नहीं चलेगा। इस देश के एक बच्चे को, नौजवान को, भावी भविष्य को संभालना पड़ेगा आपको, और उसके लिए लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ सिर्फ राहुल गांधी लड़ता है, जो न डरता है और न थकता है, और वो सिर्फ आपके लिए दिनों रात चल करके मरता और जीता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो रास्ता वो बता रहा है वो रास्ता सही है। अब उसने कहा है कि मेरे देश के लोगों थोड़ा सा सब्र से काम लो, लेकिन हिम्मत रखना, बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आने वाली है। ये जो भाव आज बढ़े, ये आज से 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले राहुल जी ने बोल दिया था कि बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन इन लोगों को चुनाव जीतना था। इसलिए पूरे देश का गला दबा करके प्रेस के ये मेरे साथी पत्रकार बंधु हैं, इनको भी कह करके कि आपने किसी चीज को आगे नहीं आने देना है, आपने सिर्फ एक ही बात रखनी है, जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते तब तक आप किसी तरह से कोई बात ना आने दे। और अब उसका परिणाम आपके सामने है। हर रोज सुबह उठती है, आज 2 रुपए महंगा डीजल, आज 90 रुपए महंगा डीजल, आज 2-2.5 रुपए, आज 3 रुपए, और ये तो शुरुआत है। अभी सीएनजी का भी काम शुरू कर दिया, आने वाले समय के अंदर और होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, थोड़े से सजग हो जाएं, पहचानने का प्रयास करें कौन अपना है कौन पराया। मैं समझ सकता हूं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज दान सिंह जहां खड़ा है उसके पीछे किसी की ताकत है, ये मेरी महान शक्ति है। अनेकों दान सिंह हैं, लेकिन जिस हिम्मत और हौसले से आपने लड़ाया, मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं कि आप सब लोग का अगर मेरे सिर पे बुजुर्गों का हाथ और जवानों की पीठ के साथ अगर रहेगा तो फिर 2000 से भी बेहतर समय आपको वापस जाके दिखाएंगे और जिंदगी को वो बनाएंगे जो आपने कभी
सोचा नहीं है। इसलिए दोस्तों समय जा चुका, ये मान के चलिए ये क्लाइमेक्स था इस सरकार का, आने वाला समय नहीं रहेगा। राहुल जी ने ठीक कहा है कि 2029 आपका है, लेकिन आपकी सोच के साथ चलेगा। इसलिए आज से एक संकल्प लेकर के जाएं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि आज हमारे पास 6 मुद्दे हैं, इन 6 मुद्दे के ऊपर आपने जोर शोर से देखना। मैं पहला मुद्दा बेरोजगारी को मानता हूँ। वो क्यों मानता हूँ बेरोजगारी को? कि जवान बच्चा जब पढ़ जाता है, उसके माँ बाप भूखे प्यासे रह करके, मजदूरी करके, खेतों में जा करके पसीना बहा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद पता लगता है कि पेपर आउट हो गया और मेरिट में कोई बोर्ड आ गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। इसलिए आपको इस पर विशेष तौर पर नजर रखनी है। तीसरी बात, अगर कोई बच्चा हमारा, मैं समझ सकता हूँ जब हमारे बच्चे आईएएस में, आईपीएस में, मेडिकल में, आईआईएम में, आईआईटी के अंदर जब प्रथम स्थान लेकर के आते हैं, तो एचपीएससी में क्यों नहीं? क्योंकि एचपीएससी में आपने चेयरमैन बिहार से जाकर के बैठा दिया। अभी पीछे एक एग्जाम का रिजल्ट आया जिसमें एक लेक्चरर पोस्ट थी, जो 51 लोगों को सिर्फ उन्होंने पास किया, इनमें से 41 लोग भारतीय थे। ये किस तरह का काम? एक जेई का था, उसमें 78 लोगों को पास किया, जिसमें 68 लोग बाहर के थे। ऐसे ही सभी के अंदर मैं समझता हूँ 10 और 15% हरियाणा के और बाकी सब विदेश के रहते थे। हमारे टाइम पे जब कोई बात आती थी तो सिर्फ 4% का कोटा होता था जो आउट ऑफ स्टेट दिया जाता था, और उसमें भी कोई एलिजिबल कैंडिडेट होता था तो ले लेता था, नहीं एलिजिबल होता था उस कोटे को भी प्रदेश के अंदर लागू कर दिया जाता था। वो समय था जब एक कांग्रेस के अंदर, सत्ता के अंदर, हम लोगों ने उसके लिए मदद की थी। दोस्तों आपको अपने पढ़ाई की पहचान करनी पड़ेगी। मैंने एक नहीं 2-2 झटके खा लिए, लेकिन चुनाव में जीतना हारना कोई बात नहीं होती। जो लड़ेगा तो कहीं न कहीं हार भी होगी, जीत भी होगी। हराया तो जिताया भी आपने था। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपने हमेशा मान सम्मान दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है फिर वो समय आएगा और उस समय पर आप बहकेंगे नहीं, क्योंकि आपको अब ये पता लग चुका है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसलिए मैं इतनी कहना चाहता हूँ, इस बात को आज दिमाग में लेकर के जाना। आने वाले समय में, आज तो मात्र एक शुरुआत है, हम इसको इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग हमारे साथ ज्यादती करने से एक बार नहीं 4 बार सोचेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग यहाँ से जब चलेंगे तो मैसेज जनता को कब जाता है? कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब पैदल चल करके हम इस धूप में से, बाजार में से निकल के जाएंगे और जाके एसडीएम को अपना ज्ञापन देंगे, तो उस समय लोगों को पता लगेगा कि वाकई में जनता के बीच आक्रोश है। और आज ये जो भीड़ है, इस बात का सबूत है कि वाकई में तुम्हारे नीचे से जमीन खिसक रही है, और आने वाले समय के अंदर सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पर तय है, ये मान के आप चलना। इसलिए मेरा ये निवेदन आपसे सारे भाई का समझ सकता हूँ, बहुत सारे हैं साथी, कुछ बुजुर्ग भी हैं, समय लग सकता है, गर्मी भी है, पानी की व्यवस्था रास्ते में भी कर रखी है, यहाँ से लेना चाहते तो यहाँ से भी ले लें। लेकिन मेरा निवेदन है कि चाहे तकलीफ हो, 1-1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, आपको सबको साथ रहना है। क्योंकि जब हाथ में मुट्ठी बंधी रहती है ना, तो एक मुट्ठी की कीमत है, खुल जाती है, चाहे जितनी उंगली निकलेगी तो कीमत नहीं है। अब सारे भाई वहाँ खड़े होंगे, 1 मिनट को, सारे भाई वहाँ खड़े होंगे। पहले एक ऊंट गाड़ी है, उस ऊंट गाड़ी के पास खड़े होकर के फोटो लेंगे। उसका कारण है कि ये लोग कहते हैं कि सोना बंद कर दो, डीजल लेना बंद कर दो, बाहर जाना बंद कर दो, आपका तेल यूज करना बंद कर दो, यूरिया लेना बंद कर दो। इन किसानों से पूछो कि हम जाएं तो फिर कहाँ जाएं? फिर वापिस चूल्हे पे या फिर वापिस ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी पे। इसलिए ऊंट गाड़ी है, उसके पास रुक करके आपने पहले फोटो लेना है और उसके बाद अपने रास्ते पे चलना है। सारे भाई और बहनों से मेरी बहनें हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि धीरे धीरे करके वहां तक चलेंगे और इस जलूस की पूरी शो बना के रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।